हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप के मेथड्स जिनकी हेल्प से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्योंकि ये हमारी सीरीज स्पेशली चल रही है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर उसी लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और वही मेथड्स डिस्कस किए जाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आपको आएंगे या जिनके आने के चांस हैं। ठीक है, हायर लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस नहीं किए जाएंगे अभी, क्योंकि ये जेई नीट वाली सीरीज नहीं है ना। बट अगर आपको बेसिक सीखना है और बेसिक से भी हल्का सा ऊपर ही सीखना है तो आप इस लेक्चर को देखो। अगर आप जेई नीट के स्टूडेंट हो तो भी आपके लेक्चर बहुत 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 यूजफुल है, क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें, सारे मेथड्स तो कवर हो ही जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बचेंगे बस, और कुछ नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ सीबीएसई वालों का और प्लस नीट वालों का तो सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। ठीक, चलो शुरू करते हैं बच्चों। काफ़ी सारे मेथड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, तकरीबन 5-6 मेथड्स हैं जिस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड। सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, दे आर बेस्ड ऑन इंसर्शन ऑफ स्लैब्स। ये क्या है? देखो, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे काफ़ी एग्जाम में इस टॉपिक से, जिसमें कि कैपेसिटर के बीच में, एक ही कैपेसिटर के बीच में डिफरेंट स्लैब्स, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब्स जो हैं वो इंसर्ट करी गई होंगी, और आपको फिर बताना है कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे चेंज हुआ है। उसके लिए एक फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और वो ये कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है, इसकी प्लेट्स का एरिया a है, और यहाँ पे हमने k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब इंसर्ट कर दी, यानी कि इसकी प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो हवा नहीं है, वैक्यूम नहीं है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों? इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है k एप्सिलॉन नॉट A/d। के जो है वो इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस में एक की बजाय 2 स्लैब्स इंसर्ट होंगी, 3 स्लैब्स इंसर्ट होंगी। यहां पर एक ही स्लैब इंसर्ट है, 2 या 3 स्लैब्स इंसर्ट होंगी। तो क्या करना होगा बच्चों? ध्यान से देखो, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो ऐसा रहेगा, जैसे कि मान लो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और जो स्लैब इंसर्ट करी जाएगी वो इस तरीके से इंसर्ट करी जाएगी कि स्लैब का जो सरफेस होगा वो प्लेट्स के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरीके से। यहां पर एक स्लैब हमने, 2 स्लैब्स हमने यहां पर इंसर्ट कर दी। एक स्लैब ये, एक स्लैब ये, दोनों को अलग अलग रंगों से हम लोग दिखा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक स्लैब तो ये इंसर्ट कर दी हमने, ठीक है, और दूसरी स्लैब हमने इंसर्ट कर दी ये वाली, इसके साथ पैरेलल, ये, ठीक। और गिवन क्या है? गिवन ये है बच्चों कि इस वाली स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सपोज K1, इस वाली स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, और ये पूरी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है D, और प्लेट एरिया है A, और ये जो स्लैब्स इंसर्ट करी गई हैं ये है D/2 थिकनेस की। मान लो, अभी आपको जनरल मेथड बताएंगे तो कितनी भी थिकनेस हो आप सॉल्व कर लोगे। यहां पे मान लो हमने बराबर थिकनेस की स्लैब जो है वो इंसर्ट कर दी है, ठीक। अच्छा, ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब क्या होगा? भाई पहले ये खाली कैपेसिटर था, इसकी प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, तो इसका कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट A/d। सवाल है कि जब 2 स्लैब्स इस तरीके से इंसर्ट कर दी हैं बच्चों, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? अब एक तो क्वेश्चन बनेगा ये, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरा तरीका क्या होगा क्वेश्चंस में स्लैब्स को इंसर्ट करने का?
दूसरा तरीका होगा स्लैब्स को इंसर्ट करने का, ये जैसे कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में दो स्लैब्स इंसर्ट कर दी, सच दैट देयर सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेट्स, ठीक है। स्लैब ऐसे देखो, इसमें तो ऐसे और ऐसे इंसर्ट करी, इसमें ऐसे और ऐसे इंसर्ट करी, है ना, समझ आ रहा ना आपको। तो दूसरी स्लैब ये रही। अभी भी हम वही ले लें कि एक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरी स्लैब का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। मान लो इस वाली स्लैब का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इस वाली स्लैब का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। वही है, ये डिस्टेंस है D, बाकी पैरामीटर्स वही हैं, ये डिस्टेंस है D और प्लेट्स का जो एरिया है वो है A। तो सवाल है कि इस तरह से इंसर्ट करने पे स्लैब्स को इसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा और इस तरह से इंसर्ट करने पे इसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, ठीक है। आओ देखें। इसको करने का सबसे सिंपल मेथड क्या है बच्चों, आप अपने माइंड में इनको जुड़ा हुआ मत सोचो, थोड़ा सा अलग करके देखो। जैसे अगर आप इसको अलग करके देखो, क्या होता है कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है K पे, है ना। तो अगर आपने K इतने हिस्से का अलग रखा है और इतने हिस्से का अलग रखा है, तो ऑब्वियस है कि इतने पार्ट का कैपेसिटेंस अलग हो गया, इतने पार्ट का अलग हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस K पे डिपेंड करता है। तो ये एक कैपेसिटर जो था, अब ये दो कैपेसिटर्स की तरह बिहेव करने लगेगा, ये भी दो कैपेसिटर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। अब सवाल है कि अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालें। अगर हमको ये पता चले ना पहले कि ये जो दो कैपेसिटर्स की तरह बिहेव कर रहा है वो दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं, तो उसका मैं आपको सिंपल एक मेथड बताता हूं। आप इसको माइंड में थोड़ा सा सेपरेट करके सोचो कि ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इनको थोड़ा अलग कर दो, ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इनको थोड़ा अलग कर दो। ऑब्वियसली इनको अलग करना तो ऐसे खींचना पड़ेगा, इनको अलग करना तो ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है। इनको अलग करा तो पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी, है ना। इनको अलग करा तो पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी। ये दो तारें कहां से आ गई अभी बताता हूं। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। अलग करके अगर आप देखो, अब लॉजिक पकड़ो इसका। लॉजिक क्या है, मान लो एक कैपेसिटर की जो एक प्लेट है वो तो पूरी की पूरी सेम पोटेंशियल पर है ना। जैसे ये पॉइंट है P और ये पॉइंट Q से कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट, तो ये वाली प्लेट P से, ये Q से कनेक्टेड है, ये P से कनेक्टेड है, तो इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल मान लो Vp है और इसका Vq है। तो एक कैपेसिटर तो ये है, एक ये है। अब ये बीच में आ गया एक नया पॉइंट, है ना। इस कैपेसिटर की एक प्लेट Vp पोटेंशियल पे है, दूसरी हमें पता नहीं किस पे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि दूसरे वाला जो कैपेसिटर है उसकी दूसरी प्लेट भी उसी पॉइंट पर है जहां पर इसकी दूसरी प्लेट है। मान लो ये एक नया पॉइंट है, इसका नाम दे दो R, तो ये हो जाएगा VR। तो ये है VQ पे, सॉरी VP पे, VP, VR, VR, VQ। ये तो पूरी कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है जो सीरीज में सेटिस्फाई होती है ना। अच्छा, अब इसको भी मानूं अगर मैं ये कि जैसे ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो इसको भी मैं मानूं कि ये VP पोटेंशियल पर है और ये VQ पोटेंशियल पर है, तो क्लियरली पता लग रहा है कि ये जो दो कैपेसिटर्स बने हैं दोनों की ये वाली प्लेट VP पोटेंशियल पर है ना। इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट था P तो दोनों की प्लेट VP पोटेंशियल पर है। इसका मतलब है कि दोनों की प्लेट, ये वाली प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये दोनों की ये वाली प्लेट जो है वो VQ पोटेंशियल पर है, तो दोनों की एक एक प्लेट सेम पोटेंशियल पर है, दूसरे सेम कॉमन पोटेंशियल पर है, तो ये दोनों किसमें हुए, पैरेलल में। तो यहां पर दो स्लैब हो, 3 हो, 10 हो, इस तरीके से अगर प्लेट्स के पैरेलल स्लैब्स इंसर्ट करी तो ये सारे कैपेसिटर्स कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। और ये सारे ऐसे 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 प्लेट्स के परपेंडिकुलर अगर स्लैब्स इंसर्ट करी तो ये सारे कैपेसिटर्स कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक, अब आपको बस निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज में आपको मालूम है कि C इक्विवेलेंट दो के लिए क्या होता है, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ठीक, अच्छा C1 क्या है, इसका कैपेसिटेंस होगा K1
एप्सिलॉन, ये वाला फॉर्मूला लगा ना, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये जो दो कैपेसिटर्स बने, एक कैपेसिटर ये, एक ये, इनका प्लेट एरिया तो वही होगा जो बड़े वाले कैपेसिटर का है, क्योंकि प्लेट तो पूरी की पूरी यूज हो रही है ना इस कैपेसिटर को बनाने। लेकिन प्लेट्स के बीच का जो गैप था, वो अभी ये कैपेसिटर इतना है, इसका गैप हो जाएगा डी बाई टू। तो के वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी बाई टू। ये टू ऊपर आ जाएगा, तो टू के वन एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सिमिलरली C2 बनेगा टू के टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। जब इसको इस फॉर्मूले में पुट किया जाएगा तो C इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा C1 इंटू C2, दिस इंटू दिस। तो K1 K2 इंटू टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी का होल स्क्वायर, है ना, और अपॉन C1 प्लस C2। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, K1 प्लस K2। ये एक फैक्टर से ये एक फैक्टर कैंसिल हो गया, फाइनल रिजल्ट इज K1 K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्लियर? ओके, अब इस पे आ जाओ। जब आप इनको ऐसे सेपरेट करोगे बच्चों, तो जो गैप रहेगा प्लेट्स के बीच में वो तो डी ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्लेट एरिया आधा हो जाएगा। ये आधे आधे प्लेट से बने हैं ना दोनों कैपेसिटर्स, तो इसका प्लेट एरिया ए था, ये ए बाई टू। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पे क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पे होगा C1 प्लस C2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। C1 क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट ए की जगह आ जाएगा ए बाई टू, लेकिन डी की जगह डी रहेगा, तो C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, और C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। तो C इक्विवेलेंट होगा इन दोनों का सम, जिसमें एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा K1 प्लस K2। इस तरीके से समझ में आया? ठीक है, तो इसका मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं जिसमें कि 3 स्लैब्स इंसर्ट करी होती हैं एक पर्टिकुलर तरीके से। देखो जरा, वो देखो, जैसे कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में हमने अब 2 की बजाय 3 स्लैब्स इंसर्ट करनी है, लेकिन इस तरीके से देखो, एक स्लैब है ये, एक ये, इस तरीके से 3 स्लैब्स जो हैं वो इंसर्ट कर दी। एक स्लैब हो गई ये, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लो K1। एक स्लैब हो गई ये, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लो K2, और एक स्लैब हो गई ये, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मान लो K3। ठीक है, ये हो गई K1 K2 K3। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। गिवन था कि इसकी प्लेट्स के बीच में एरिया है D, डिस्टेंस है सॉरी D, और प्लेट्स का एरिया है A, और ये जो स्लैब इंसर्ट करी है ये D बाई टू थिकनेस की इंसर्ट करी है। ठीक है, अच्छा, अब इनको थोड़ा सेपरेट करके देखो। मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाली प्लेट है VP पे और ये है VQ पे, तो इस कैपेसिटर की एक प्लेट VP पे है, एक VQ पे है। इस वाले की भी एक प्लेट VP पे है लेकिन दूसरी कहीं बीच में है। इस वाले की भी एक प्लेट VQ पर है या दूसरी कहीं बीच में है। ये वाला हमारा नया पॉइंट है बच्चों। इस वाले सरफेस का, प्लेट का पोटेंशियल हम लोग ले लें VR। ठीक है, इनको थोड़ा सा सेपरेट करके देखो। एक तो पॉइंट है जो VP है ना, VP से एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, दो कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, एक ये और दूसरा ये। अच्छा, और ये जा रहा है सीधा VQ पे, ये वाला दूसरा किस पे जा रहा है, VQ पे। ये है ना पॉइंट Q और ये पॉइंट P, और VQ से
VQ से आ रहा है इस प्लेट की ये वाली प्लेट पे, जो कहाँ खत्म हो रहा है, जो R पे खत्म हो रहा है। ये VR था ना, तो इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ये VR बन जाएगा। ये प्लेट VQ पे है, ये VP पे है, ये VP पे है, ये VQ पे है। कैसी बनी अरेंजमेंट? ये दोनों सीरीज में है और इनका जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। सिंपल बात हो गई खत्म। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस है C1 जो कि होगा K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया हाफ D सेम। इसका कैपेसिटेंस K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया भी हाफ और सेपरेशन भी हाफ। एरिया भी हाफ हो गया इस कैपेसिटर का, सेपरेशन भी हाफ हो गई, 2 से 2 कट गया। K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D इसका कैपेसिटेंस। C3 सिमिलरली इसका भी वही हो जाएगा, एरिया भी हाफ हो गया और डिस्टेंस भी हाफ हो गया, तो K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब ये दोनों जो हैं वो है सीरीज में। पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, C इक्विवेलेंट डैश रख लो उसका नाम, C2 इंटू C3 बाय C2 प्लस C3। C2 इंटू C3 बाय इन दोनों का सम करूंगा तो बचेगा K2 K3 ब्रैकेट में और एप्सिलॉन नॉट A बाय D कॉमन, जो एक इससे कटेगा। सो फाइनल रिजल्ट इज K2 K3 बाय K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनेगा वो इसके साथ पैरेलल में है। तो फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज दिस प्लस इसका जो आया है वो, ये क्या था, ये है ये K1 है ना, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D प्लस ये K2 K3 बाय K2 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एप्सिलॉन नॉट A बाय D कॉमन आ गया, K1 बाय 2 ये बचा, प्लस K2 K3 बाय K2 प्लस K3। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर। मेथड 2, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल हम इसको बोल सकते हैं। मेथड्स के बच्चों कोई फिक्स्ड नाम नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स के अपने अपने नाम हैं, लेकिन जितने भी हम लोग मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं उन मेथड्स के अंदर जो जो हम लोग एग्जांपल्स लेने वाले हैं उसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मेन बात ये, ठीक है। मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल में हम लोग क्या करने वाले बच्चों, जैसा कि मैं हिंट भी दे चुका हूं और एक दो क्वेश्चंस उसके बेसिस पे करवा भी चुका हूं, कि अगर दो पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपस में और उनके बीच में अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो, बीच में कोई भी डिवाइस नहीं आता, कोई कैपेसिटर नहीं आता, रजिस्टर नहीं आता, चाहे ब्रांच मुड़ रही हो, कहीं भी जा रही हो, लेकिन बीच में कोई कंपोनेंट ना आ रहा हो, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसको हम लोग बोलेंगे, जब भी हम ये टेक्निक यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, जैसे ये 3 कैपेसिटर्स हैं, ये काफी फेमस इसकी एक अरेंजमेंट है। ये 3 कैपेसिटर्स हैं जो हमको क्लियरली पता लग रहा है कि सीरीज में है ना। अगर हमसे कोई बोले कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो हम लोग सीधा आंसर दे देंगे C/3। लेकिन अगर इनको इस तरीके से जोड़ दिया जाए, यहां से एक वायर निकाल के यहां जोड़ दी जाए और इस पॉइंट को यहां कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये सीरीज में नहीं रहेंगे, है ना। उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि अगर यहां से चार्ज आता है तो वो चार्ज यहां इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहां से जो चार्ज जा रहा है वो यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो वी आर नॉट श्योर कि जितना चार्ज यहां है उतना ही उस पे भी होगा।
हम कैसे कह सकते हैं? जब बीच में ब्रांच जा रही है तो बीच में चार्ज को और पाथ मिल रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते, तो बीच में ये कनेक्शन लगाने से ये सीरीज में नहीं रहे। तो सवाल उठता है कि सीरीज में नहीं रहे तो क्या पैरेलल में आ गए? वो तो देख के लग नहीं रहा है ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल यूज करते हैं। जैसे यहां से स्टार्ट करो, ये पॉइंट का तुम पोटेंशियल ले लो VA। ए लग रहा है, ये नहीं लग रहा ना। VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल ले लो VA। यहां से मैं यहां तक आया, कुछ भी नहीं है बीच में, कोई कंपोनेंट नहीं है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा? VA। यहां से जब मैं यहां जाता हूं तो बीच में कैपेसिटर आ गया, एक कंपोनेंट आ गया, यानी कि इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल VA है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल VA नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं यहां से जाता हूं, यहां तक कुछ भी नहीं है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी VA, इसका भी VA, यहां से यहां तक भी कुछ नहीं है, और इसका भी क्या होगा? VA, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB होगा क्योंकि ये B से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फिर इसका भी VB होगा, और इसका भी VB होगा, और इसका भी VB होगा। जब हर एक पॉइंट का तुम्हें पोटेंशियल पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा चांस इस बात का हो जाता है कि अब हमें पता चल जाएगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। कितने पॉइंट्स इस्तेमाल हुए बच्चों? ओनली 2 पॉइंट्स, A एंड B, है ना। हर एक पॉइंट या तो VA पे है या VB पे है, तो आप बना लो 2 पॉइंट्स यहां पर, एक VA पर और एक VB पर, और एक एक करके कनेक्ट करो प्लेट्स को। पहले वाले कैपेसिटर की एक प्लेट VA पे है, दूसरी VB पे है, C। दूसरे वाले की भी एक प्लेट VA पे है, दूसरी VB पे है, ये रहा दूसरा कैपेसिटर, एक प्लेट VA पे, दूसरी VB पे, ये रहा VB। तीसरे वाले की भी एक प्लेट VA पर है, दूसरी VB पर है, और कैपेसिटर हो गए हमारे खत्म। तो बताओ ये कैसे आए? ये कैपेसिटर्स आए आपके पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 3C, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मतलब इसी में हम एक और एग्जांपल लें, एक बड़ा एग्जांपल लें। देखो, काफी सारे कैपेसिटर्स लगा देते हैं, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, चलो 5 बहुत है ना, अभी और जगह नहीं बची, चलो 5 ही लगा देते हैं। यहाँ से शुरू करो, इसको सपोज मैंने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से ब्रांच लेकर यहाँ जोड़ दी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ दी, यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ दी, कुछ भी, कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है ना, हमें हर तरह का करना आना चाहिए। इसका कैपेसिटेंस है C, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C। सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। शुरू करें, ठीक। इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, यहां VA, इसको हम लिखते नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, VA, और इसका भी VA, और तो कुछ भी नहीं है। यहां से शुरू करें, VB, ये यहाँ से ये वही पॉइंट है, VB, यहाँ से ये भी पॉइंट वही पॉइंट है, VB, यहाँ से ऐसे ऐसे ये भी वही पॉइंट है, VB। सारे पॉइंट्स कवर हो गए। सारे पॉइंट से मेरा मतलब रहता है कि हर कैपेसिटर के जो 2 प्लेट्स हैं उनके दोनों एंड्स के हर पॉइंट का हमें पोटेंशियल मालूम चला कि नहीं मालूम चला। VA, VB, VA सारे पॉइंट्स कवर हो गए, है ना। और हमें 2 ही पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ी, ये VA रहा, ये VB रहा। इसके पहले कैपेसिटर की एक प्लेट VA पर है, दूसरी VB पर है, ये रहा पहला कैपेसिटर। दूसरे कैपेसिटर की भी एक प्लेट VA पर है, दूसरी VB पर है, ये रहा दूसरा कैपेसिटर। तीसरे कैपेसिटर की भी एक प्लेट VA पर है, दूसरी VB पर है, ये रहा तीसरा कैपेसिटर। चौथे की दोनों प्लेट्स VB पर हैं, और पांचवें की भी दोनों प्लेट्स VB पर हैं। अगर एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हों तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? इसकी डेल्टा V
इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, VB माइनस VB यानी कि 0। इसमें कितना हुआ, 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0 तो वो कैपेसिटर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज स्टोर क्या होता है, Q इक्वल टू C डेल्टा V या CV, है ना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनटू उसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो चार्ज वो स्टोर करेगा नहीं। इन दोनों को उड़ा दो, इसकी जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज अगेन 3C। समझ में आई बात? ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और लेते हैं बड़ा सा थोड़ा। एक प्लेट ये है, दो प्लेट कितनी लगाएं, 3 4 5 6 7, ठीक है, चलो बहुत है। इतना बड़ा आता भी नहीं है CBSE में, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, ताकि आप देख के घबराओ नहीं और आपको पता चल जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए आप में कि जितना बड़ा भी ले आओ भैया, मेथड तो सब में कॉमन है, कॉन्सेप्ट तो सबका कॉमन है, तो बड़े छोटे से क्या फ़र्क पड़ता है ना। इसको हमने सपोज यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से एक वायर लेके यहाँ जोड़ दी, यहाँ से एक वायर लेके यहाँ जोड़ दी, ठीक, इतना हम लोग कर देते हैं। अब इसका बोलो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबका कैपेसिटेंस जो है वो C है, बराबर है, ठीक। शुरू करें। ये वाला पॉइंट हमारा मान लो VA पोटेंशियल पर है, VA ये VA पे होगा, ये VB पर है, VB तो ये भी VB पर होगा। अच्छा, ये नया पॉइंट है ना, इस नए पॉइंट का हमको कुछ नहीं पता, ये डायरेक्टली किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, हम इसको नाम दे दें सपोज VC, तो ये वाला भी किस पे होगा, VC पे। ये भी एक नया पॉइंट है, बट हम इसको कोई नाम नहीं देंगे, क्योंकि हमें क्लियरली पता लग रहा है ये दोनों जो हैं वो सीरीज में है। और ये भी नया पॉइंट है, बट इसको भी नाम नहीं देंगे, ये दोनों जो है वो सीरीज में है ना। तो इनको हम पहले ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लें, यहीं के यहीं सॉल्व कर लें, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है ना, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये दोनों सीरीज में है और दोनों इक्वल हैं, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, C और C सीरीज में इक्वल है, तो क्या आएगा, C/2। तो हम इन दोनों की जगह एक सिंगल कैपेसिटर मान लें C/2 कैपेसिटी का, C/2, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों की जगह भी एक सिंगल कैपेसिटर मान लें C/2 कैपेसिटी का, ठीक, और रिड्यूस हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, VA VB और VC। चौथे हमें पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो उसको हम ऐसे लिख लें, VA ये पॉइंट हो गया, दूसरे एंड पे क्या था हमारा, VB पॉइंट था, और बीच में हमारा क्या था, VC पॉइंट था। अब शुरू करें। पहला वाला जो कैपेसिटर है वो A और C के बीच में कनेक्टेड है, इसको हमने लगा दिया A और C के बीच में। दूसरा वाला भी A और C के बीच में है, और इसको भी हमने लगा दिया A और C के बीच में। ये वाला जो कैपेसिटर था इसका कैपेसिटेंस था C, इसका है C/2। तीसरा भी A और C के बीच में है, इसको हमने लगा दिया A और C के बीच में, और इसका कैपेसिटेंस भी क्या कर दिया, C। अच्छा, ये वाला हमारा है किसमें, B और C के बीच में, है ना, ये रहा B और C के बीच में, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। ये वाला हमारा दोनों ही पॉइंट B में है, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा सर्किट हो गया पूरा। तो इसको हमें सीधा ही लगा लेना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, C, ठीक। ये तीनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C + C 2C, 2C + C/2 5C/2, 5C/2 और C आ गए हमारे सीरीज में। तो फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 5C/2 × C अपॉन 5C/2 + C, 5C² 2 अपॉन 7C/2, 2 से 2 कैंसिल, 5C/7। क्लियर ये वाला मेथड भी। अब हम करेंगे अगला मेथड। थर्ड वन इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब गेहूं पत्थर पुल नहीं, साइंटिस्ट का नाम था व्हीटस्टोन, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज
की डिटेलिंग हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से, बट उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, हम सिर्फ उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे बच्चों। अगर आपके पास एक सर्किट है जो इस शेप का है, ये शेप पे गौर करना है आपने, ठीक, ये तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम सर निकाल लेंगे बहुत इजीली, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उनका जो आएगा वो पैरेलल में होगा। बट ये नहीं है सर्किट, पूरा तो होने दो, पहले बोलने लग जाते हो। ये है सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाती है कन्फ्यूजन, जब इस शेप का सर्किट हमारे पास आता है तो हो जाती है कन्फ्यूजन। अब नहीं देखकर पता चल रहा कि कौन सा सीरीज में है किसके साथ और कौन सा पैरेलल में है, आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो। ऐसे सर्किट के लिए हम क्या करें? ऐसे सर्किट की बच्चों एक कंडीशन है, जैसे मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, इसका C3, इसका C4 और इस बीच वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C5। इसकी एक कंडीशन है बच्चों, इसकी कंडीशन ये है कि अगर अगर C1 बाय C2 इज C3 बाय C4 और विच इज इक्विवेलेंट टू C1 बाय C3 इक्वल टू C2 बाय C4, सो दीज टू पॉइंट्स, जो बीच वाली ब्रांच के दोनों एंड्स हैं, बीच वाले कैपेसिटर के दोनों एंड्स हैं पॉइंट्स, इफ दिस इज ट्रू देन पॉइंट्स P and Q are at same potential, then P and Q are at same potential। P और Q सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, P और Q सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, बीच वाला कैपेसिटर कोई चार्ज स्टोर ही नहीं करेगा तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इस ब्रांच को हम हटा देंगे और इस ब्रांच के हटते ही वो सर्किट जो सिंपल वाला आपको लग रहा था वो बन जाएगा और आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उनका जो आएगा वो पैरेलल। ऐसा होता क्यों, उसका अपना प्रूफ है जिसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में हम करेंगे। यानी कि ये रेशियो अगर बराबर हो, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस और दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, अगर ये बराबर हो तो बच्चों बीच वाली ब्रांच आपने हटा देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 6 माइक्रोफैरड, ये है 4 माइक्रोफैरड और ये है 12 माइक्रोफैरड और यहाँ बीच में एक कैपेसिटर लगा है 10 माइक्रोफैरड का। अब हमने निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो आप रेशियो निकाल के देखो, 2/6 कितना है 1/3, 4/12 कितना है 1/3, या इस तरीके से कर लो 2/4 इज 1/2, 6/12 इज 1/2। तो रेशियो बराबर है, रेशियो बराबर है तो ये बीच वाला हट जाएगा। ये बीच वाला जैसे ही हटा, ये दोनों सीरीज में हैं, ऊपर वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 2 × 6/8, 12/8 यानी कि 3/2 माइक्रोफैरड। नीचे वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 4 × 12/4 + 12, 48/16 यानी कि 3 माइक्रोफैरड। देयरफॉर टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट डैश प्लस C इक्विवेलेंट डबल डैश, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में होंगे, 3/2 + 3 4.5 माइक्रोफैरड। क्लियर, समझ में आई बात? अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज की। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या, कि जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट यही सर्किट दिया हो, कि आपको डायरेक्ट देख के पता चल जाए हाँ ये 5 कैपेसिटर्स लगे हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और आप उसको सॉल्व कर लो। नहीं, अगर किसी बड़े से सर्किट का पार्ट भी ये हो, अगर किसी बड़े से सर्किट का छोटा सा हिस्सा भी ये हो, तो भी उतने पार्ट पे आप व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा लगा सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सर्किट है,
जैसे ये सर्किट है आपका, ठीक है, मान लो ये है 2 माइक्रोफैरड और ये है 4 माइक्रोफैरड और ये है 8 माइक्रोफैरड, ये है 3 माइक्रोफैरड, ये है 6 माइक्रोफैरड, ये है 12 माइक्रोफैरड, ये है 10 माइक्रोफैरड और ये है 20 माइक्रोफैरड। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। आप कैसे निकालोगे? ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा। लेकिन बच्चों अगर इसका इतना हिस्सा कंसिडर करें, देखो आपको समझाने के लिए ये वायर्स ऐसी बनाई गई थी, तो आप ज़रूरी नहीं है ऐसी ही ढूंढो, है ना। ये वायर्स ऐसे भी तो जा सकती हैं, यही ऐसे भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। तो इतना हिस्सा जो है इस सर्किट का वो अपने आप में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इतना हिस्सा अपने आप में व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड है या नहीं वो हम लोग अभी देखेंगे। बैलेंस्ड मतलब जिसमें रेशियो बराबर हो। ये जो आपको बताई C1/C2 C3/C3 C4 है ना, ये रेशियो जिसमें बराबर है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। जिसमें बराबर नहीं है वो अनबैलेंस्ड। ठीक, इतना हिस्सा क्लियरली पता लग रहा है ये यही सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और यहां से भी उठा लो कॉमन, इतना हिस्सा भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये है ना। ये यही सर्किट है बच्चों। ये जो सर्किट हमने बनाया है यही वाला सर्किट है। इसको अगर इस सर्किट को इस सर्किट को अगर ऐसे बनाने की बजाय, इन तारों को ऐसे टेढ़ा ले जाने की बजाय अगर ऐसे ले जाया जाए तो यहाँ पर एक कैपेसिटर आएगा। सीधा सीधा बनाएं, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर आएगा और फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर आएगा और फिर इन तारों को जोड़कर दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो इस दोनों शेप में कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो वो यही शेप है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज ये, एक ये। इंडिविजुअली देखो ये दोनों बैलेंस्ड हैं या नहीं। 2/4 पहला वाला व्हीटस्टोन ब्रिज, 2/4 1/2 बैलेंस्ड, 3/6 1/2 बैलेंस्ड, 4/8 1/2 बैलेंस्ड एंड 6/12 1/2 बैलेंस्ड। यानी ये दोनों व्हीटस्टोन ब्रिजेस बैलेंस्ड हैं। बीच वाली ब्रांच की दोनों में ही कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं। तो ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, वो ब्रांचेस पैरेलल में। आप इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लोगे। समझ में आई आपको बात? अच्छा, एक सर्किट पे आप खास ध्यान करें, अगर इस तरीके से दिया हो जैसे अभी हम लोग बना रहे थे ना पॉइंट पोटेंशियल वाले में, सेम पोटेंशियल वाले मेथड में, ऐसे, और यहां से जोड़ के ये और यहां से जोड़ के ये, अगर इस तरह का सर्किट दिया हो, सीबीएसई के क्वेश्चंस में बहुत देखा गया है, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है। कैसे? ये ए है, यहां से देखो ए से शुरुआत करो, ए से शुरुआत करो। ए दो हिस्सों में बट गया तार, ये तार हमने दो हिस्सों में बांट दी। इसका कुछ नाम दे दो, C1 C2 C3 C4 C5। ये वायर हमने दो हिस्सों में बांट दी। पहली किस पे जा रही है? पहली जा रही है C1 पे, सीधी सीधी बांट देते हैं। ये वायर हमने इससे दो हिस्सों में बांट दी। पहली किस पे जा रही है? C1 पे। दूसरी किस पे जा रही है? C2 पे। अच्छा जी, C1 वाली फिर बट गई आगे जाके, लो C1 वाली फिर बांट दी, C1 वाली फिर बट गई, एक गई C3 पे, एक हिस्सा गया C3 पे, एक हिस्सा गया C5 पे। C5 C2 भी आगे जाके बट गया, एक C5 पे गया, ये जो C2 भी आगे जाके बट गया, एक C5 पे गया, एक C4 पे गया, और C3 और C4 जोड़ के कॉमन पॉइंट B पर आ गए। तो बताओ बच्चों ये सर्किट बना के नहीं बना? ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अगर दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस हुआ वैल्यू में, या दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस हुआ, तो ये बीच वाली ब्रांच आपको हटा देनी है और फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आई बात? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा था। अगले मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ है हमारा इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स। इनफाइनाइट
सीरीज प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है बच्चों, आपको एक नेटवर्क दिया जाएगा कैपेसिटर्स का जिसमें इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगे होंगे, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। अब ऑब्वियस है कि अगर इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगे हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसे निकालोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो आप, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, मान लो ये कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरड का और ये है 2 माइक्रोफैरड का। यहां पर फिर से 4 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, फिर से 4 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड एंड सो ऑन। ये पूरा नेटवर्क आप सोचो कि बार बार रिपीट हो रहा है, 4 देन 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, और आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, यानी कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, आपको बोला एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट होगा। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं, अगर मान लो लेट्स एज्यूम कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C है। मान लो इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C है ना। अब इन्फिनिटी में से अगर 1 माइनस कर दें तो भी इन्फिनिटी बनता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आप जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, अगर मैं यहां से एक यूनिट निकाल दूं, यही तो यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, 4 2 4 2 4 2। अगर मैं यहां से एक यूनिट निकाल लूं ये वाली और इसको मिटा दूं, आपको बोलूं आंखें बंद करो, इसको मिटा दूं और फिर से आपको ये वाला सर्किट दिखाऊं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस सर्किट में कोई चेंज हुआ है। अभी भी तो देखो वही सर्किट है। अगर मैं इसको लगा के बनाता हूं तो भी वही सर्किट है, अगर मैं इसको हटा के बनाता हूं तो भी वही सर्किट है। समझ में आई आपको बात। तो अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने C माना है और ये भी वही सर्किट है, तो इसका भी C हुआ। और ये जो सर्किट है, ये पूरा सर्किट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, इसके दोनों एंड्स। तो क्या इसको रीड्रॉ करके ऐसे बनाया जा सकता है, A 4 2 और ये पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C, तो इतने पार्ट का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C, तो यहां पर हमने लगा दिया C और C की हमने वैल्यू निकालनी है ना। तो ये हमारा छोटा हो गया सर्किट। अब क्या है, अब इसको आप सॉल्व करो। ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल में है, पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो C + 2, C हमारा जो है वो मान लो माइक्रोफैरड में ही हमने एज्यूम किया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C माइक्रोफैरड है। तो 2 और C पैरेलल में है, ऐड कर दो। तो अब रीड्रॉ करो सर्किट को, ये 4 माइक्रोफैरड और एक कैपेसिटर यहां पर बनेगा C + 2 माइक्रोफैरड का, और सीधा हम लोग पहुंच के पॉइंट A से B पे, A से चले एक ये फिर B पे पहुंच के, है ना, खोल के बना दिया, क्या फर्क पड़ता। अच्छा, 4 और C + 2 किस में आ गए, 4 और C + 2 आपके किस में आ गए, सीरीज में। 4 और C + 2 सीरीज में है, सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 × C + 2 अपॉन 4 + C + 2, और इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी तो C है, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला उसको भी आप C के इक्वेट कर दोगे। अब आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल है C, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C × 4 + 2 6 + C, और ये है 4C + 8। इधर लिख लूं इसको थोड़ा, ये वाली इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं, 6C + C² = 4C + 8। ये सब कुछ इधर ले आओ, C² + 2C - 8 = 0, C² प्लस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना, इसको सॉल्व करो, 2 चाहिए और 8 चाहिए, तो +4C - 2C - 8 = 0, C कॉमन आ गया, C + 4
C+4 -2 = 0, C की वैल्यू आई 2 एंड -4, -4 नहीं हो सकता, कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, उसको रिजेक्ट कर दो। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 2 माइक्रोफैरड। समझ में आया आपको? ठीक है, तो जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज वाला आएगा तो यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो रिपीट हो रही होगी और इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। हम आते हैं अगले मेथड पे। मेथड 5 इज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्लेट्स। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्लेट्स, ये क्या है बच्चों? यहां पे आपको कैपेसिटर की, कई कैपेसिटर्स की डिफरेंट प्लेट्स दे रखी होंगी और वो आपस में कनेक्टेड होंगी। पहले करें तब बात समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, और सपोज ये एक वायर से कनेक्टेड है। इन दोनों प्लेट्स को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। दिस पॉइंट इज सपोज P, दिस पॉइंट इज सपोज Q। हर एक के बीच में डिस्टेंस है D और हर एक का प्लेट एरिया, चारों प्लेट्स का प्लेट एरिया है A। और बोला है कि इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो सिंपल बात है, देखो, अगर मैं मान लूं इस पॉइंट का पोटेंशियल है Vp और इस पॉइंट का पोटेंशियल है Vq, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली प्लेट Vp पोटेंशियल पर है ना। देखो, स्टार्टिंग से करते हैं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट मैंने ले लिया एक Vp और एक पॉइंट मैंने ले लिया Vq। पहला कैपेसिटर है ये, जो पैरेलल प्लेट की आपको अरेंजमेंट दिखे वो कैपेसिटर है। तो ये पैरेलल प्लेट्स की एक अरेंजमेंट है। पहला कैपेसिटर हो गया ये, जिसकी एक प्लेट Vp पोटेंशियल पर है, दूसरी Vq पोटेंशियल पर है। ये पहला आ गया आपका, जिसकी एक प्लेट Vp पोटेंशियल पर है, दूसरी Vq पे। ये आ गया दूसरी पैरेलल प्लेट्स की अरेंजमेंट है ना। इसकी भी एक प्लेट Vp पर है और दूसरी Vq पर है। तो ये हो गया इसके साथ पैरेलल में। ये आ गई तीसरी अरेंजमेंट पैरेलल प्लेट की। इसकी भी एक प्लेट Vp पर है, दूसरी Vq पर है। तो ये आ गया आपका तीसरा, और ये तीनों हो गए पैरेलल में। तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। तीनों का प्लेट एरिया इक्वल है, गैप सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट A/d एक का कैपेसिटेंस होगा, इनटू उसके हम कर दें 3। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाएं। मान लो 1, 2, 3, 4, मान लो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, हाँ, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। सीधे भी बना सकते हैं, ऐसे तार सी लगती है ना, ऐसे बना, तो इसलिए बुक्स में भी, कई बुक्स में ऐसे बना है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। दीज 2 पॉइंट्स आर A एंड B। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले। प्लेट्स के बीच में गैप है D, प्लेट्स के बीच में गैप है D, और हर एक कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है A। ठीक, अच्छा, एक ये पॉइंट है हमारा VA पोटेंशियल पर, ये पॉइंट है हमारा VB पोटेंशियल पर, ये मैंने लिखा VA, ये मैंने लिखा VB। अच्छा जी, ये पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अरेंजमेंट, ये पहला वाला अरेंजमेंट, इसकी प्लेट VA पर है, दूसरी प्लेट VB पर है। ओके, ये VA पर है, ये VB पर है। ये रहा दूसरा, इसकी एक प्लेट VB पर है और दूसरी प्लेट भी VB पर है, तो इसको कैपेसिटर हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 0। ये कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा। आ जाओ तीसरे पे, इसकी एक प्लेट VA पर है, दूसरी VB पर है, तो ये इसके साथ है पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, तो इस तरीके कोई सी भी अरेंजमेंट हो सकती है, आपस में प्लेट्स जुड़ी हो सकती हैं, इस तरीके से आप उसको कर लो। ये टोटल मेथड्स थे बच्चों, जिस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में। अगर आपका क्वेश्चन इनमें से किसी भी मेथड से नहीं होता, तो सबके लिए हमारे पास एक कॉमन मेथड है बच्चों, किरचॉफ्स लॉज का, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटर्स का रामबाण सब पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट उसको
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अलग वीडियो लेक्चर में कल हम करेंगे। अब आप कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, डिफरेंट जो बुक्स हैं उनमें से कर लीजिए। आई होप किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खूब प्रैक्टिस करना, खूब मेहनत करना, 95 से ज़्यादा मार्क्स ज़रूर लाना। ऑल द बेस्ट।